नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज हम बात करेंगे लेटर वॉर की। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के बाद अब दिल्ली ने भी मोदी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। कोरोना वायरस संकट के बीच दिल्ली सरकार ने केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। कोरोना वायरस की महामारी से इस वक्त दिल्ली जूझ रही है। तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर स्थिति चरमराई हुई है। सरकार के सामने अपने कर्मचारियों को वेतन देने का संकट तक खड़ा हो चुका है। अब दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की सहायता तत्काल देने की मांग की है ताकि कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह जानकारी दी है, लेकिन इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। यह रिपोर्ट देखिए। एक तरफ पूरा देश इस समय कोरोना महामारी की चपेट में है। इस वायरस के प्रकोप को कम करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से तुरंत लॉकडाउन की घोषणा की गई, लेकिन लंबे समय तक चले इस लॉकडाउन की प्रोसेस की मार सबसे ज्यादा गरीब मजदूर और किसानों पर पड़ी है। कामकाज पूरी तरह से चौपट हो गया। आलम यह था कि कमाई का जरिया पूरी तरह से खत्म हो गया। सरकार लोगों से घरों में रहने की अपील करती रही, लेकिन लंबे समय तक घरों में रहने के बाद जब हालात नहीं सुधरे तो लोगों के सब्र का बांध टूट गया। लेकिन अब इस कोरोना संकट में लेटर वॉर शुरू हो गया। वजह साफ है कि लंबे समय तक सब कुछ ठप था। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। राज्य सरकारों को सब कुछ बैलेंस करके चलना एक सबसे बड़ी चुनौती बन गया। इस संकट की घड़ी में अब तमाम राज्य केंद्र सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के बाद अब दिल्ली ने भी मोदी सरकार से मदद की गुहार लगाई। कोरोना वायरस संकट के बीच दिल्ली सरकार ने केंद्र से 5,000 करोड़ की आर्थिक मदद की मांग की है और ये कह दिया कि उनके पास स्टाफ को सैलरी देने के लिए पैसे तक नहीं हैं, इसलिए पैसा जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। सिसोदिया ने यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट दोनों के जरिए कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि की मांग की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मदद के लिए बकायदा ट्वीट किया है और उसके बाद सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है और इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली के रेवेन्यूज पे भी पड़ा है। हमने सारा रिव्यू किया है दिल्ली के सरकार के रेवेन्यू का और दिल्ली के जितने मिनिमम खर्चे हैं उनको चलाने के लिए। तो अभी ये समझ में आया कि दिल्ली सरकार को लगभग केवल सैलरी देने के लिए और ऑफिस के ज़रूरी खर्च उठाने के लिए 3,500 करोड़ रुपए हर महीने की ज़रूरत है, जबकि पिछले 2 महीने में जो जीएसटी का कलेक्शन है, जो टैक्सेस का कलेक्शन है, वो करीब 500 करोड़ रुपए 2 महीने हैं। बाकी और सोर्सेज से भी मिला के दिल्ली सरकार के पास में अभी तक कुल मिला के 1,700 करोड़ रुपए आए हैं, 1,735 करोड़ रुपए आए हैं, जबकि ज़रूरत है 2 महीने के अंदर देखें तो 7,000 करोड़ रुपए की। तो इस वक्त दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट ये भी है कि अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे दी जाए। वैसे में मैंने केंद्र सरकार से तुरंत राहत के तौर पे दिल्ली के कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सके इसके लिए और दिल्ली के और बाकी ज़रूरी काम तुरंत ऑफिस के चलाए जा सकें, इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि वो दिल्ली सरकार के लिए तुरंत 5,000 करोड़ रुपए की सहायता दें, क्योंकि उन्होंने आपदा राहत कोष में से जो राज्यों को पैसा दिया है वो पैसा दिल्ली सरकार को नहीं मिला है। उसकी वजह से दिल्ली में फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और दिल्ली के पास भी टैक्सेस नहीं आ रहे हैं। केंद्र सरकार से अदरवाइज भी कोई सहायता नहीं मिलती है दिल्ली सरकार को। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि लॉकडाउन की वजह से जो अभी आर्थिक परेशानी दिल्ली सरकार के रेवेन्यूज पे आई है उसको मीट करने के लिए, ताकि दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को, अपने टीचर्स को, अपने डॉक्टर्स को, अपने इंजीनियर्स को, अपने बाकी कर्मचारियों को, सिविल डिफेंस के लोगों को, जो लोग भी इस वक्त कोरोना संकट पर काम कर रहे हैं, उन सबको तनख्वाह दे सके। इसके लिए तुरंत 5,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है दिल्ली सरकार को।
सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार के राजस्व का रिव्यू किया गया है। अभी दिल्ली सरकार को सैलरी देने और जरूरी खर्चों के लिए 3500 करोड़ रुपए की जरूरत है। अभी तक कुल 1735 करोड़ रुपए का राजस्व मिला, जबकि अभी तक 7000 करोड़ का राजस्व आना बाकी था। केंद्र से तुरंत राहत के पैकेज पर कर्मचारियों की सैलरी और जरूरी कामकाज के लिए 5000 करोड़ की मांग की गई है। वहीं इस पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी पलटवार कर दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि जब सब कुछ फ्री में बांटा जा रहा था, तब राशन के लिए ये रुपया खत्म हो गया। मनोज तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये मदद के लिए मांगे जा रहे हैं या फिर विज्ञापन में खर्च किए जाएंगे। बहरहाल जो भी हो, वर्तमान में जो हालात बने हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। आलम यह है कि इस पर अब जमकर राजनीति की जा रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि केंद्र की तरफ से 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान होने के बाद क्यों राज्य सरकारों की नौबत आ पड़ी? क्यों उन्हें बकायदा केंद्र सरकार से चिट्ठियां लिखकर अब मदद मांगनी पड़ रही है, जिस पर एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। तो इस कोरोना संकट के बीच अब जो चिट्ठियों का सिलसिला है उस पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। इससे पहले हमने देखा कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि वो चिट्ठियां लिख रहे हैं मदद के लिए, लेकिन अब तक केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। पश्चिम बंगाल की तरफ से मदद मांगी गई, जब ऐलान किया गया पैकेज का तो उस पर भी जमकर राजनीति हुई है। अब दिल्ली सरकार ने भी मदद मांगी है केंद्र सरकार से, जिस पर सियासत फिर से गर्मा गई है, क्योंकि मनोज तिवारी का पलटवार भी इस पर आ गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, अब लेटर वॉर शुरू हो चुका है। कोरोना संकट के बीच जिस तरह से मदद मांगी जा रही है, साफ साफ शब्दों में यह कहूं कि अब ये वाकई मदद मांगी जा रही है या फिर जिस तरीके से फंड जुटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है? राजीव, आपको मेरी बात मिल पा रही है? चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आगे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। यह रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। सवाल यह है कि जो चिट्ठियां लिखी जा रही हैं उसके पीछे मकसद क्या है? क्या वाकई जिस तरह से आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ था 20 लाख करोड़, वो अब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है? क्या वो मदद राज्य सरकारों तक नहीं पहुंची है, जो उस तरीके की नौबत अब आ गई है कि बकायदा चिट्ठी लिखकर मदद मांगी जा रही है? और अगर ये चिट्ठी लिखी गई है तो कितनी मदद अब तक मोदी सरकार की तरफ से राज्यों में पहुंचाई गई है? क्योंकि तमाम राज्यों की तस्वीरें हम देख रहे हैं, किसी भी राज्य के हालात सही नहीं है। आलम यह है कि लंबे समय तक कामकाज बिल्कुल ठप था, जिसके कारण अब स्थितियां बहुत ज्यादा चरमरा गई है। मनीष सिसोदिया को हमने सुना, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि टैक्सेस उनके पास नहीं आ रहे हैं, कामकाज लंबे समय से बंद पड़ा था। जो उनके कोरोना वॉरियर्स हैं, जो इस वक्त फ्रंटलाइन योद्धा हैं, उनको सैलरी देने के लाले तक पड़ चुके हैं। यानी कि अगर पैसा उनके पास नहीं होगा तो कैसे वो आगे सैलरी दे पाएंगे? यह सबसे बड़ा संकट है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि कामकाज शुरू तो हुआ है, लेकिन वो गति नहीं मिल पा रही है जिस गति की सबको उम्मीद थी, क्योंकि ये शुरुआती दौर है। और ऐसे में अब केंद्र सरकार की तरफ सबकी उंगलियां हैं, उम्मीद भी है, मदद मांगी जा रही है केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से। लेकिन जिस तरह से पैकेज दिए गए, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, 1000 करोड़ का ऐलान वहां पर किया गया था। हालांकि शुरुआती मदद इसको कहा गया था, लेकिन जमकर इस पर राजनीति जरूर हुई है। ममता बनर्जी की तरफ से खुलेआम यह स्टेटमेंट सामने आया था कि जो पैकेज दिया गया मेरी समझ से परे है कि एडवांस है या फिर यह कंप्लीट पैकेज है। इस पर भी जमकर राजनीति हुई है। और अब दिल्ली सरकार ने भी 5000 करोड़ की मांग की है और तुरंत ये पैसे मांगे गए हैं, क्योंकि आलम यह है कि कर्मचारियों को पैसे देने के लाले पड़ चुके हैं। सैलरी के भी दिल्ली के पास पैसे नहीं है, दिल्ली सरकार के पास, आलम यह हो चुका है। लेकिन मनोज तिवारी ने इस पर पलटवार जरूर किया। उन्होंने कहा कि अब तक तो दिल्ली सरकार फ्री में सब कुछ बांट रही थी, बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान क्या हालात इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हैं कि लोगों को राशन भी प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है। और बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। नवीन कुमार जी, स्वागत है आपका सर एनबी न्यूज में। जी धन्यवाद। नवीन कुमार जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक तरफ कोरोना का संकट है, लेकिन अब जो राज्यों की स्थिति है वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। बकायदा चिट्ठियां लिखी जा रही है, मोदी सरकार को भेजी जा रही है कि भैया मदद कीजिए, हमारी स्थितियां बहुत ज्यादा चरमरा गई हैं। केंद्र सरकार ने पूरे देश में 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, राहत पैकेज,
वो देश की जनता के लिए दिया है, तो ये तो है नहीं कि किसी विदेशियों के लिए दिया है, और देश की जनता सारे राज्यों के अंदर रहने वाली उन्हीं के लिए दिया गया। जी मेरा ये कहना है कि आपने कहा कि दिल्ली की सरकार 5,000 करोड़ की मांग गई, और ये सुबह मैंने मनीष से पूछा था, उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया जी कि एक तरफ आप कह रहे हैं पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ आप 4 करोड़ रुपया पर डे विज्ञापनों पर खर्च कर रहे हैं। वो किसका पैसा है और उस विज्ञापनों को लाभ किसको है? जी कहना क्या चाहते हैं? पिछले 100 दिन में 500 करोड़ रुपए विज्ञापनों पे खर्च कर चुके हैं केजरीवाल सरकार। इसका जवाब किसको देगी? तो पैसा कैसा है? वो देश की दिल्ली की जनता के नहीं है क्या? वो उसके भले के लिए नहीं करना चाहिए था क्या? उन्होंने जो किया वो उचित नहीं था, जी और इसलिए उनको हिसाब देना चाहिए। 1600 को तो लेकिन नवीन कुमार जी, ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि छत्तीसगढ़ की सरकार, उसने भी मांग की थी कि भैया हमारी मदद कीजिए, उनको भी कोई राहत नहीं पहुंची, और उन पर सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि चिट्ठियों पे चिट्ठियां वो लिख रहे हैं। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जो राहत का पैकेज वहां पर दिया गया 1,000 करोड़ का, ममता बनर्जी कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा तो नुकसान हुआ है। सवाल ये है कि जब केंद्र की एजेंसियां राहत कार्य के लिए, कोविड को रोकने के लिए जब पश्चिम बंगाल जाती हैं, तो ममता बनर्जी के पेट में दर्द हो जाता है और वो उसको करने नहीं देती। अच्छा। दूसरी तरफ फिर वो कहते हैं कि राहत पैकेज उनके पास करना ज्यादा मिलना चाहिए। कि जो अभी 1,000 करोड़ रुपया दिया गया ममता बनर्जी को, 500,000 करोड़ रुपया दिया गया, 500 करोड़ रुपया उड़ीसा को, वो प्रधानमंत्री जी ने जिस समय गए, जो भूकंप से आने के बाद आई स्थिति थी, उसको देख करके ही दिया गया। जी इतना कहना है कि सही प्रकार से वो पैसे का यूटिलाइजेशन करें, जो पैसा आपको दिया गया है उसका वो हिसाब दें, ये उनको देना चाहिए। लेकिन राज्य सरकारें अपने राजनीतिक स्वार्थों को हित साध रही हैं, जो उनको करना चाहिए वो नहीं कर रही हैं, जिसके कारण जो है वो इस प्रकार की अनर्गल राजनीति में लगी हुई है। ठीक है, लेकिन नवीन कुमार जी, सवाल ये भी है कि जब इतने बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है मोदी सरकार की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से, 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक ऐलान हुआ था, वो मदद पहुंची है या नहीं पहुंची, वो तो राज्य सरकारें जानती होंगी, या फिर वो गरीब मजदूर जानता होगा जिसको लेकर बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब इतने बड़े पैकेज का ऐलान हो जाता है, तो फिर ऐसी नौबत क्यों आ पड़ी है कि बाकायदा चिट्ठियां लिखी जा रही है मदद के लिए? मैंने कहा राजनीति छोड़ करके अगर ये काम कर रहे होते तो शायद समस्या नहीं हो। जो राशन बांटने के लिए राज्य सरकारों को पैसा दिया गया, उसका राशन ही नहीं बटा है गरीबों के लिए। अब क्यों पलायन हुआ मजदूरों का? कौन जिम्मेदार था? केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में मजदूरों को निकाल करके। नहीं नवीन कुमार जी, वो तो अगर हम बात करें जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी पलायन हुआ है मजदूरों का। ऐसा तो नहीं है कि जहां पर बीजेपी की सरकार थी वहां पर जो मजदूर है वो वहीं के वहीं रह गए, भरपूर सहायता उनको मिल रही थी, वहां से भी उन्होंने पलायन किया है। आपने सही कहा, पलायन पूरे देश भर में हुआ है, लेकिन देश के 4 महानगरों में 70% लोग, व्यापारी, उद्योग चलते हैं उसके आसपास, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के आसपास। ठीक है। और जो ये 4 महानगर में हैं, इनमें इत्तेफाक से या ये कहा जाए दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, गैर भाजपाई सरकारें हैं। उन्होंने अपने राज्यों से, आसपास के क्षेत्रों से लोगों को निकाल करके बाहर कर दिया, मजदूरों को निकाल करके बाहर कर दिया, जिसके कारण उनकी स्थिति ये हो गई कि वो लोग आज इस समय अपने अपने घर गए। उत्तर प्रदेश के अंदर 36 लाख प्रवासी मजदूरों का आए हैं। वो कैसे आए 36 लाख प्रवासी मजदूर? ऐसे बिहार में सबसे अधिक गए हैं। वो कहाँ से आए हैं? वो उन राज्यों से निकाले गए। क्या उन राज्यों की अर्थव्यवस्था ये मजदूर लोग नहीं चलाते थे क्या? नहीं नवीन कुमार जी, जो मजदूर निकाले गए हैं वो जाहिर सी बात है कि अपने गृह राज्य जाने के लिए वो कोशिशें करेंगे, लेकिन बहुत से मजदूर ऐसे भी थे जो उत्तर प्रदेश से या फिर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, उत्तराखंड की मैं बात करूं, वहां से निकलकर अपने गृह राज्य पहुंचने के लिए वो भी निकले हैं। अगर इतने ही हमदर्दी और सरकारों को भी थी तो वहां क्यों उनको नहीं रोका गया? उन्होंने भी तो छोड़ा है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जहां पर बीजेपी की सरकार है। मैंने कहा आपसे, बीजेपी की सरकार तो मध्य प्रदेश में अभी आई है, अभी तो उसको पूरी तरह से मंत्रिमंडल का भी गठन नहीं हुआ है। लेकिन मैं एक बात को कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अनेक राज्यों के लोग दूसरे राज्यों में अक्सर लगातार व्यापार के लिए, काम के लिए जाते हैं, खोज में जाते हैं, लेकिन उसमें 70% लोग, 100 में से 70% लोग 4 महानगरों और उसके आसपास क्षेत्रों में रहते हैं। अच्छा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, ये सरकार वो प्राइवेट जितनी सरकार है वही कह रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 70% कार्यालय 4 महानगरों में ही है, बाकी जगह नहीं है। बाकी जगह 30% है पूरे देश भर में।
ठीक है। तो इसलिए जिस प्रकार से यहाँ से महानगरों से मजदूरों का, प्रवासी लोगों का पलायन हुआ है, उसके लिए वहाँ की राज्य सरकार जिम्मेदार है। जी। मैं फिर भी कह रहा नहीं, लेकिन नवीन कुमार जी, आप महानगरों का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने कहा कि सबसे बड़े महानगर हैं और सबसे ज्यादा मजदूर वहां से पलायन कर रहे हैं, जो आपने अभी बोला है, तो आपको नहीं लगता कि इन महानगरों में, इन जहां पर ये महानगर है, वहां पर सबसे ज्यादा पैकेज की जरूरत है, मदद की जरूरत है? किसने कहा कि मदद नहीं दी है सरकारों ने? नहीं, आरोप तो इसी तरीके से लगाए जा रहे हैं तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि जो मदद मांगी जा रही है वो मदद नहीं मिल रही है। आरोप लगाने के अलावा दूसरा काम ही क्या भैया? वही तो मैं कह रहा हूँ, हिसाब देना। क्या ये सबने देखा है क्या विज्ञापन देने से समस्या का समाधान हो जाता है क्या? 500 करोड़ रुपए का विज्ञापन दे दिया, 500 करोड़ रुपए गरीबों के ऊपर खर्च किए जाते हैं। नहीं नवीन कुमार जी, यही सवाल विपक्ष की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं कि बड़े बड़े ऐलान करने से क्या राशि पहुंच गई, रकम पहुंच गई मजदूरों तक? ये कहा जाता है कि हमारे पास तो भरपूर राशन है और हर मजदूर के घर तक राशन पहुंचेगा, रकम पहुंचेगी, क्या वो पहुंच रही है? ऐलान तो आप भी बड़े बड़े कर रहे हैं, आपकी सरकार भी बड़े बड़े ऐलान कर रही है। अगर जो केंद्र सरकार ने घोषणा की है वो पैकेज लोगों तक नहीं मिले, तो इसी समय सबके पास अधिकार है जिस समय कोर्ट में जाने का, सर्वोच्च न्यायालय पर जाने का, सबके जाने का, हमें एक्सपोज करने का, उनसे जवाब मांगने का। नवीन कुमार जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जो मजदूर हैं जिनको कुछ गाइडलाइंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, 2 वक्त की रोटी तो वो नहीं जुटा पा रहे हैं, सड़कों पर मजदूर दम तोड़ रहे हैं, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे? किसने कहा मजदूर को जाने के लिए? भैया अभी राज्य सरकारों की बात कर रहे थे, मजदूरों को आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं नवीन कुमार जी, सवाल यह है कि धरातल की तस्वीरों को थोड़ा सा आप झांकने की कोशिश कीजिए। अब राजनीति से अगर थोड़ा सा बाहर निकलेंगे आप, जो धरातल की तस्वीरें हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं तमाम उन सरकारों पर जहां पर आपकी सरकार, आपकी पार्टी की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है, उसमें तो कहीं ना कहीं आम इंसान पिसता हुआ नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं हम भरपूर मदद कर रहे हैं, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहां से मदद नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इस पचड़े में आम इंसान, आम मजदूर पिसता हुआ नजर आ रहा है। और कब तक ये चलेगा? मैं, आप अगर मेरी बात ध्यान से सुने जी, और पॉलिटिकल पार्टी का, मेरे मुझे लगता है आपकी विडंबना ये है कि दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता यहाँ पर नहीं है, तो उनकी भूमिका नहीं, मुझे, हम किसी के प्रवक्ता नहीं बन रहे हैं सर। धरातल की जो तस्वीरें हैं मैं उसी पर ही डिस्कशन कर रहा हूँ, एक आम इंसान के नजरिए से मैं उसी पर ही डिस्कशन कर रहा हूँ। मुझे किसी पार्टी का प्रवक्ता बनना भी नहीं है। तमाम राजनीतिक पार्टियां, लोग देख रहे हैं, मजदूर देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आप पत्रकार हो ना, तो सुन तो लीजिए भैया। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर। मेरा निवेदन ये है, मैंने तो कहा ही नहीं कि आप प्रवक्ता हो, मैंने कहा आपकी विडंबना ये है कि दूसरी पार्टी का प्रवक्ता इस समय वहां नहीं है, तो वो भूमिका आपको निभानी पड़ रही है। नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है किसी की भूमिका निभाने की सर। मैं एक पत्रकार के नाते, आम इंसान के नाते सीधा आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। सरकार आपकी है भाई, जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपको जवाब देना होगा। बहुत नम्र तरीके से आप जवाब दें, क्योंकि पूरा देश आपको सुन रहा है। आप बताइए ना, आपने कितनी मदद की है, किस तरीके से आप आगे की आपकी प्रोसेस है, आप बताइए। तय करिए, आप पहले ये तय करिए कि आप सवाल पूछना क्या चाहते हैं, अपनी क्लियरिटी करिए। आप मजदूर, बिल्कुल नहीं नवीन कुमार जी, नहीं, सवाल मेरा यही है सर। नहीं, सवाल मेरा यही है नवीन कुमार जी, सुन लीजिए ना सर। मुझे 60 सेकंड तो बोलने, इसमें मुझे बहस करनी नहीं है इस मुद्दे पर। नहीं, बहस का मुद्दा है ही नहीं। मेरी बात सुनोगे ना, आप 90 सेकंड बोलते हो, 60 सेकंड तो मुझे बोलने दो। ठीक है, बोलिए सर, मैं आपको नहीं टोकूंगा, आप बोलिए। जी धन्यवाद। मेरा कहना ये है कि अगर आप कहते हो कि मजदूरों के हितों की बात कर रहे हो, तो मजदूरों के हितों की बात आप कर रहे हो, राज्य सरकार उठा रही है। जब मैं राज्य सरकारों के विषय में जवाब देता हूँ कि राज्य सरकार है जो पैसा केंद्र दे रही है, वो तो 5 लोग में 500 करोड़ रुपए विज्ञापनों पे खर्च कर रही है। आप कह रहे हैं उसके कोई मतलब नहीं, गरीब को क्या मिला? अरे दोनों सिच भी मेरी, पट भी मेरी नहीं हो सकता। नहीं, नवीन कुमार जी, सवाल यही है कि जब आप कहते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं, दूसरी तरफ कहा जाता है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इसमें आम मजदूर पिस रहा है। मुझे उससे मतलब नहीं है कि वो विज्ञापन है या क्या है, फंडिंग जुटाने की कोशिश है या फिर इलेक्शन की तैयारी है, वो आप जानते होंगे और तमाम विपक्षी पार्टियां जानती होंगी। लेकिन जो धरातल की जो एक्चुअल तस्वीरें हैं, उसको लेकर कितनी मदद अब तक पहुंची है, क्या कुछ हो रहा है? ठीक है नवीन कुमार जी, आपके पास मैं आऊंगा। अमरनाथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, कांग्रेस नेता हैं। अमरनाथ जी, क्या आपको लगता है कि आप बाकायदा चिट्ठियां लिख रही हैं, जो तमाम ऐसी जहां पर कांग्रेस की सरकार है या मिलीजुली सरकार है, मदद नहीं पहुंच रही है? आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ है, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार जिस तरह से आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया, वो मदद राज्यों तक पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है? अमरनाथ जी। नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच रहा। और ये देखिए, संवेदनहीनता की हद है। आप जो मैं अभी सुन रहा था, ये आप ही आरोप लगाने लगे कि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज जनता की तकलीफ की मांग जो उठाएगा, आप कल हद हो गई। ये सॉलिसिटर जनरल हाई कोर्ट को टिप्पणी कर देते हैं जी। 19 हाई कोर्ट को बताए दे रहे हैं कि वो सरकार के साथ रहे, नहीं तो सरकार के खिलाफ। आप
कई चैनलों के पहले रिपोर्टर्स को देखा होगा जिन्होंने शौचालय और ये गैस सच्चाई बताई थी जी जी कि कितने बने हैं और गैस सिलेंडर कितने बढ़ रहे हैं, तो वो अपने पद पे नहीं रहे अगले दिन। ये इनकी तानाशाही है। ठीक है, नवीन कुमार जी जवाब दीजिए सर। संवेदनहीनता की, कहीं पैसा नहीं पहुंच रहा है। अगर पैसा पहुंच रहा होता तो ये माइग्रेंट मजदूर इतनी बड़ी संख्या में मरने मारने को उतारू हैं आज। ठीक है, अमरनाथ जी सुन लेते हैं। नवीन कुमार इस वक्त लाइन पर बने हैं। इनको संकोच नहीं है जरा इस तरह की बात करने में। मेरा कहना ये है कि अब पैसा कैसे आप लॉकडाउन में इतना आपके जब अधिकारी नहीं पहुंचाए थे, सचिवालय में कर्मचारी नहीं थे, पैसे उनके रिश्तेदार ये गिनती कहाँ से ले आया? अमरनाथ जी सुन लीजिए ना, अमरनाथ जी सुन लीजिए, नवीन कुमार जी कुछ बोल रहे हैं। नवीन कुमार जी रखिए अपनी बात। अमरनाथ जी, आपके नेता जब प्रधानमंत्री बने तब कहते थे कि 100 पैसे देते, 85 पैसे बीच में खा लेते उनके रिश्तेदार, रॉबर्ट बनेरा जैसे गरीब किसान जो है। अब 15 पैसे के लोगों तक पहुंचते हैं, अब 100 के 100 पैसे पहुंचते हैं, डिजिटलाइज है। अब जनधन अकाउंट से 100 के 100 पैसा पहुंचता है। जब लोगों को कहते हैं कि उज्ज्वला योजना से 9 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन 3 महीने फ्री मिलेगी, तो उनके पास पहुंच रहे हैं। किसी के पास ऐसा नहीं कि नहीं पहुंच रहे हैं। आपको लगता है ये है? अरे मजाक बना दिया आपने। कोरोना टेस्टिंग किट में, वेंटिलेटर में, इनमें घोटाले हो रहे हैं। कहाँ पर नहीं है? ये तो राज्य सरकार होगा काम है। अरे ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम यूपीए सरकार ही लाई थी। सब चीजों को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा था, आपने उनका सबका नाश मार दिया है, चौपट कर दिया है। जरा थोड़ा जानकारी रखिए कि डायरेक्ट ट्रांसफर की स्कीम कब आई है। आप तो कंप्यूटराइजेशन का विरोध करते थे, आज उसी कंप्यूटराइजेशन की वजह से नवीन कुमार जी आप सुन पा रहे हैं सर? आप मनरेगा का विरोध करते थे, आपके प्रधानमंत्री मनरेगा का विरोध करते थे, आज वही सहारा बन रहा है इन गरीब मजदूरों का। मैं बोलूं? ठीक है अमरनाथ जी, नवीन कुमार जी को सुन लेते हैं। सर रखिए अपनी बात। मुझे लगा था कि आज आपके यहाँ बहस ये है कि जो गरीब किसान है उनके पास से, मजदूर है, उनके पास तक सही प्रकार से राहत सामग्री नहीं पहुंची। और उसके बाद ये कांग्रेस के नेता पहुंच गए कि शौचालय नहीं बने हैं, मनरेगा हमने बनाया, इससे काम ये हुआ। मैं कहता हूँ सारे मनरेगा के लिए क्या कहा था नवीन कुमार जी, ये भी बताते जाइए। साथ साथ मोदी जी के क्या विचार थे मनरेगा पे? अरे भाई जरा शांति रखिए। नहीं बताते जाइए, ये भी अपनी पॉलिसीज को भी बताते जाइए ना। आज अरे आज मौका है, आप बताइए एफडीआई का आप कितना विरोध करते थे? आज 100% एफडीआई। अमरनाथ जी सुन लीजिए सर, आपको बहुत बहुत मौका मिला है बोलने का। नवीन कुमार जी कुछ कह रहे हैं। नवीन कुमार जी बताइए। मेरा कहना यह है कि कांग्रेस हर एक जितने देश के अंदर जनमानस से 135 करोड़ लोगों के माथे पे लिखते कि वो राहुल गांधी परिवार के खानदान की कृपा से ही जीवित है। उसके बाद लोगों को खाना मिलेगा कि हम कल से पट्टी लगा लेते हैं अपने माथे पे। देखिए ये बकवास करने की आदत है इनकी, राजनीतिक बात कर ही नहीं सकते हैं। जब पॉलिटिकल बात होगी तो ये भागेंगे और ये बकवास करते रहेंगे। इस बहस में इन बातों का कोई मतलब नहीं है। हम आपके नेता को कहें, आप हमारे नेता कहें, इसके लिए नहीं बैठे इस चैनल पे। समझदार नवीन कुमार जी, इस जनता को आपको जवाब देना है। व्यूअर्स के पास तक जवाब पहुंच सकते। ऐसे जो क्या जवाब दे रहे हैं आप? राहुल गांधी को कहाँ चले जा रहे हैं आप? अरे आपने जो आजादी की लड़ाई देखी नहीं है, आप क्या जाने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी को? अरे आप क्या जाने उसको? आप क्या जाने आजादी के दीवानों को? अरे हम तो आपने देखा है कभी आजादी को? जानिए, मेरे को एक बार बता दीजिए। आज आप गुलाम कर रहे हैं देश को। ट्रंप ने तारीफ कर दी, ट्रंप ने तारीफ कर दी। क्या मजाक बना रखा है आपने देश का? समझ में आई बात? नहीं आई। 3 लोग हमारी भूख से मौत हो गई छत्तीसगढ़ में। समझ में आ रही है, अभी जनता दिखाएगी, समझाएगी आपको। क्या बेवकूफ आदमी है यार ये। सुनने को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपनी भाषा देखिए, अपनी भाषा। नवीन कुमार जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए सर। भाषा देखिए इनकी। आप मुझे दोबारा फोन लगा लीजिएगा। नहीं, अगर इस प्रकार से दोनों को चिल्ला चिल्ली करनी है तो फायदा नहीं ना। नहीं ठीक है ना, आप दोनों कंटिन्यू बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एएनबी न्यूज़ में बिल्कुल नहीं होगा सर। शब्दों की मर्यादा का आपको ख्याल रखना होगा। दोनों से अपील है, शब्दों की मर्यादा का आप ख्याल रखिए। ठीक है अमरनाथ जी सुन लीजिए। आप नवीन कुमार जी आप अपनी बात रखिए बहुत ही शॉर्टली, उसके बाद अमरनाथ जी के पास मैं आऊंगा, पर शब्दों की मर्यादा का आप ख्याल रखिए सर। नवीन कुमार जी रखिए अपनी बात। नवीन कुमार जी आप सुन पा रहे हैं? नवीन कुमार जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? नवीन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अमरनाथ जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। अमरनाथ जी, जिस तरह से हमने देखा कि
अगर कोई सवाल पूछा जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी की सरकार है तो उन्हीं के ही जो नेता हैं या फिर स्पोक्स पर्सन है उन्हीं से सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे, लेकिन ये बौखलाहट क्या कहती है? क्या आपको लगता है कि अब सवालों का जवाब नहीं है या फिर अब पल्ला झाड़ने वाली स्थिति हो रही है बीजेपी की? देखिए, चीजें हाथ से निकल चुकी हैं, इनके पॉलिसी में कमी रही है। आप जब लॉकडाउन आपने लगाया था, सारे देश ने माना है, आपकी हर बात सम्मान किया है, देश में सारे राजनीतिक दलों ने सम्मान किया है। और रही बात ये कि आज जब लॉकडाउन सरकार के हाथ में है तो मदद करना भी राज्यों की आर्थिक स्थिति को देखना भी केंद्र सरकार। बिल्कुल, लेकिन अमरनाथ जी, जिस तरह से अब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और कुछ इक्का दुक्का राज्यों को छोड़कर सारी जगह बीजेपी की सरकार है, सवाल अगर पूछे तो कहा जाता है कि तुम तो प्रवक्ता बन गए हैं, अगर हाँ पे हाँ मिलाएं तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी आपने देखा मेरे लिए क्या कह गए हो? अरे मैंने क्या ऐसा कह दिया भाई? आप राहुल गांधी की बात हो रही है, यहाँ बहस हो रही है, पब्लिक की जरूरत हुई जी, किस बात की? मैंने यही तो कहा कि आओ बहस में, उस चीज के लिए मैंने उससे उन्हें माफी के लिए बोला था, हालांकि पता नहीं आवाज उन तक पहुंची या नहीं पहुंची, या खुद उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया, या वो बोलना नहीं चाह रहे थे, या सवालों का जवाब उनके पास नहीं था। हमें माफी की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन इस तरीके की शब्दावली एनबी न्यूज में नहीं चलेगी सर। जितने चैनल पे आपके जो दर्शक होंगे वो भी देख रहे होंगे। ये राजनीतिक भाषा नहीं है। बिल्कुल, माफी के लिए मैंने उनको बोल दिया अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। डिस्कोर्स ही बदल चुका है। आज इस तरह की राजनीतिक भाषा। ठीक है, मुद्दे पर आ जाते हैं, समय का अभाव है अमरनाथ जी, मुद्दे पर आ जाते हैं, समय का अभाव है। उन्होंने गलती की है, मैंने उनसे माफी मंगवा दी है, हालांकि उन्होंने फोन काट दिया, सवालों का जवाब उनके पास नहीं था। सर, यह है कि जब चिट्ठियां लिखी जा रही है, क्योंकि आर्थिक पैकेज का ऐलान मोदी सरकार ने किया, अब ऐसी क्यों नौबत आ पड़ी है कि आपको चिट्ठियां लिखनी पड़ रही है? क्या जो पैकेज वो दिया गया था वो अब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है? हम तो देख रहे थे वित्त मंत्रालय की तरफ से हर एक दिन छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। देखिए, चिट्ठी भी होगी, पैकेज कहाँ आ रहा है, पैकेज में कितना पैसा दिया गया है, वो पैकेज भी क्लियर नहीं हो पाया है। कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप जो पैसा भेजें ट्रांसपेरेंट अगर हो तो सरकार अपने जिम्मेदारी से कह सके कि हमने दे दिया है। अब जब आपसे बात की जाएगी तो अनर्गल बातें होती हैं आज राजनीति की। आज राजनीतिक बहस नहीं होती है, इसीलिए नहीं होती है क्योंकि उनको मुद्दे से भागना है, मुद्दे पे जवाब नहीं दे सकते हैं। आज ये समय ऐसा है, हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी रिक्वेस्ट कर रही है, जैसे हम पैसे खड़े रहेंगे, हम पूरा सहयोग करेंगे। 1000 बसें हम भेज रहे थे, अरे 100 बसें 50 बसें अगर कम जरूरत तो उससे 900 तो भेज देते। ठीक है, चलिए अमरनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है कि सवाल मोदी सरकार से ही पूछे जाएंगे, फिर चाहे उनके जो प्रवक्ता हो या फिर उनके नेता हो, उनको सवालों का जवाब नम्र तरीके से देना होगा। अगर सवाल पूछा जाए तो कहा जाता है कि आप तो किसी पार्टी के प्रवक्ता बन रहे हैं, ये किसी भी तरह से जायज नहीं है, क्योंकि धरातल की तस्वीरों को हमें देखना होगा। आलम यह है कि मजदूर सड़क पर तड़फ रहा है और इस पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। अब बाकायदा चिट्ठी लिखी जा रही है, उसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? कि फंडिंग की जरूरत पड़ रही है क्योंकि आने वाले वक्त में इलेक्शन भी है, या फिर वाकई जिस तरीके के हालात वर्तमान में बने हुए हैं, राज्य सरकारों की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है, कामकाज लंबे समय से ठप था। आलम यह है कि टैक्सेस नहीं आ रहे हैं, रेवेन्यू घट चुका है, और ऐसी स्थिति में अगर मदद मांगी जा रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सरकार को सोचना होगा, राजनीति से ऊपर उठकर अभी सबके सहयोग की बात बार बार सरकार करती है, तो उस पर गौर भी करना होगा, और धरातल पर जो तस्वीरें हैं उसको गंभीरता से लेना होगा, ताकि आने वाले वक्त में स्थितियां सामान्य हो सके। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना